अब इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि हमें कंपैरिजन करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा कंपैरिजन का क्या है, दो एलिमेंट्स, दो वैल्यूज को आपस में अगल बगल में या ऊपर नीचे जस्ट रखना है और हमें हमारा एक जवाब मिल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि वो वैल्यूज किस बेसिस पर चूज की जाती हैं। एक चीज समझ लेना कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फार्मूले, और अगर उन फार्मूलों को तुम याद करने की कोशिश करोगे तो याद आसानी से होंगे। खास बात यह है कि मैं कभी फार्मूला वो भूलता नहीं, कारण ये कि मैंने याद किया नहीं। याद करूंगा तो भूल जाऊंगा, मैंने याद ही नहीं किया, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। याद करूंगा तो भूलने का डर रहेगा, मैंने याद नहीं किया हुआ इसलिए मैं भूल नहीं सकता। मैंने उन फार्मूलों को बनाने का लॉजिक, फार्मूले क्यों जनरेट होता है, फार्मूला कैसे जनरेट होता है, सिर्फ उस लॉजिक को कैच किया हुआ है, और क्योंकि मैंने याद नहीं किया हुआ इसलिए वो भूल भी नहीं सकता मैं। वही मैं लॉजिक तुम्हारे साथ शेयर करूंगा जिससे कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि ये फार्मूला कुछ ऐसा है जो कि याद करने से याद रहेगा। याद तो करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसके नाम पे फोकस करना, उसके कंटेंट अपने आप आ जाएंगे। एक चीज समझ लेना, दो फिगर की हमें रिक्वायरमेंट होगी हर एक रेशो को निकालने के। जब भी कोई रेशो निकालेंगे दो फिगर की रिक्वायरमेंट होगी, और जो दो फिगर होंगी वो किसी हिसाब से यूज की जाएंगी। वो हिसाब क्या होगा, वो उस फार्मूले के नाम में छुपा होगा। ज्यादा तुम्हें अपना कोई मगजमारी और कोई ज्यादा तुम्हें इसके अंदर कोई खुफिया जासूस बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नाम से पता चल जाएगा। और नाम बताया नहीं कि फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, हमें फार्मूला अपने से बनाना आ जाएगा। क्या है नाम के अंदर छुपाई हुई चीजें, वो मैं डिस्कस करता हूँ। आप अगर देखोगे तो पेज नंबर 25 से, अब ये जो रेशो है वो बहुत सारी रेशो जो है वो यहाँ पे गिवन है, काफी सारी रेशो दी है। आगे देखोगे पेज 4 पेज पर रेशो भरी हुई है ये, ठीक है। बड़ी सिंपल से लॉजिक के ऊपर बेस्ड हैं और लॉजिक उनके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर दो रेशो आज हम करेंगे। सबसे पहले तो वो है इसमें करंट रेशो और क्विक रेशो। इनकी जो कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है वो क्या बनाई गई है, कौन सी टाइप की रेशो, ये लिक्विडिटी रेशो। इनको क्या नाम दिया गया है, लिक्विडिटी रेशो। क्या होती हैं लिक्विडिटी रेशो, उनको जरा समझ लें। लिक्विडिटी बिजनेस में, लिक्विडिटी का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से होता है, बदलने वाली चीजों से होता है। वैसे आप साइंस में जाएंगे तो लिक्विड का मतलब जिसका कोई परमानेंट शेप नहीं होता, जो बहने वाली चीजें होती हैं वो लिक्विड होती हैं। लाइक वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, वो लिक्विड की डेफिनेशन में आती है। क्यों? क्योंकि उनका कोई पक्का शेप नहीं होता, वो बदलने वाली चीजें हैं। आप अगर उसे बाल्टी के अंदर डालेंगे तो उसका शेप बाल्टी वाला हो जाएगा, अगर आप कटोरी में डालेंगे कटोरी का शेप, अगर आप गिलास में डालेंगे गिलास का शेप हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी किससे जुड़ी हुई है, बदलने वाली चीजों से। अच्छा, आपने बदलने वाली चीजों को बैलेंस शीट में शो किया था, बदलने वाली और नहीं बदलने वाली दो कैटेगरी की आपने अपनी असेट्स भी दिखाई थी और अपनी लायबिलिटीज दिखाई थी। याद है कुछ? कौन सी असेट्स को आपने नाम दिया था कि वो नहीं बदलती हैं, क्या नाम दिया था उनको? नॉन करंट। नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज थी, वो ऐसी चीजें थी जो लॉन्ग लास्टिंग थी, 2 साल 4 साल 5 साल तक चलने वाली चीजों को क्या बोलते थे हम, नॉन करंट। वहां पर कुछ ऐसी भी आपने चीजें लिखी थी जिनको आपने दूसरा हेडिंग डाली थी। क्या थी वो मेन हेडिंग? करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों एक ही बेस के ऊपर डिपेंडेंट थी कि दोनों 1 साल के अंदर अंदर बदलने वाली चीजें। क्रेडिटर्स है तो लायबिलिटी है, डेटर है तो असेट है, करंट है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो 1 साल से पहले डिस्पोज हो जाते हैं, फिर दोबारा क्रिएट हो जाते हैं, फिर डिस्पोज हो जाते हैं, लेकिन वो लगातार चेंज होते रहते हैं। समझ में आ रही बात ये? तो हमारी जो लिक्विडिटी रेशो होगी वो इन बदलने वाली चीजों के ऊपर बेस्ड होगी। नाम से पता चल गया कि लिक्विडिटी है तो मतलब इसमें कुछ फिक्स नहीं आ सकता, कोई फिक्स असेट आना इम्पॉसिबल है। नाम बड़ी चीज है और नाम हमें कह रही है कि इस टाइप के अंदर जो भी इस रेशो की टाइप होगी उसमें चेंज होने वाली एसेट्स की, चेंज होने वाली लायबिलिटीज की ही सिर्फ बात की जा सकती है। दो रेशो के फार्मूले इसमें, लिक्विडिटी रेशो, दो रेशो है इसके अंदर। नंबर 1 करंट रेशो और दूसरा इसमें है क्विक रेशो। यही दो रेशो है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं करंट रेशो की। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि रेशो जब हम करेंगे तो उसके लिए कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए। और मैं पहले बता दूं, हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में ही सारी रेशो को कैलकुलेट करेंगे, मतलब 3 एलिमेंट की कोई भी रेशो नहीं निकालेंगे। जितने भी फार्मूले आप बनाएंगे उन सब में सिर्फ 2 ही पार्ट होंगे और आपको ये बस आइडेंटिफाई करना है कि वो 2 पार्ट जो होंगे वो कौन कौन से होने चाहिए। उनको अगल बगल रख देंगे, आपके रेशो का फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए अब इस समय? करंट रेशो चाहिए।
एक चीज़ मैं बता दूं कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फार्ले के अंदर डिसाइड करेगी फैक्टर, वो उस फार्ले का नाम है। जो आपने नाम लिखा है, बस उस नाम को मैच करने वाले फैक्टर ढूंढ के ले आना, आपका फार्ला तैयार हो जाएगा। जो नाम में है नहीं वो फार्ले में यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने नाम क्या रखा है इसका, करंट रेशो। तो मुझे इस फार्ले में ऐसे कंटेंट भरने पड़ेंगे जो करंट इन नेचर है, वरना इसका नाम ही गलत हो गया। नाम से हमें कैरेक्टरिस्टिक का पता चल जाता है, नहीं पता चल जाता किसी चीज़ का नाम से हो तो उसी से हमें आइडिया लग जाता है कि वो चीज़ कैसी होनी चाहिए। रेस्टोरेंट में जाते हैं, जाके बोलते हैं भैया एक ऐसा करो पालक पनीर की सब्जी ले आओ, तो क्या लेकर आएगा तुम्हें, टिंडे गोभी होंगे तो मानोगे तुम उसे पालक पनीर, लड़ने बैठ जाओगे तुम, ये क्या चक्कर है, चीटिंग, धोखेबाज। पालक पनीर मंगाया था टिंडे गोभी लाकर, वैसे क्या पता ऐसी सब्जी होती है या नहीं होती है, लेकिन ये क्या लाकर रख दिया तूने। आपको पहले से ही आइडिया कि जो चीज़ इसमें सर्व की जाएगी उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नाम से पता चल रहा है कि उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो नाम से हमें पता चल जाएगा कि इस फार्मूले में जो कंटेंट आएंगे वो क्या आएंगे। नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर कभी भी तुम्हें ऐसे तो नहीं बोलेगा निकालो भैया, भैया ना क्या निकालें, नाम तो बताओ रेशो का क्या निकालें। और उसने नाम बताया तो इसका उसने एक तरह से उसके कंटेंट ही बता दिया, फार्ला ही बता दिया, बोल दिया उसने फार्ला। अब जा देखो इसके करंट रेशो तुम्हारे हिसाब से 2 एलिमेंट चाहिए ना तुम्हें, 2 से बात बन जाएगी ना। तो नाम है करंट रेशो, तो 2 ऐसे एलिमेंट ढूंढ के ले आओ जो कि करंट इन नेचर हो, फार्ला रेडी है। क्या है हमारे पास 2 ऐसे एलिमेंट? बिल्कुल हाँ जी, असेट्स में भी होता है और एक लायबिलिटीज में भी होता है। तो बस वो दोनों चीजें उठा के ले आओ, रेशो का फार्ला तैयार हो गया। हमारा फार्ला क्या हो जाएगा, करंट असेट्स अपॉन में। तो इसके अंदर ऐसा बताओ कि क्या ऐसा मैं तुम्हें मंत्र सिखा रहा हूँ कि याद करना पड़ेगा, इसे भूल जाओगे यार, इसको भूलने के है कोई गुंजाइश, याद करोगे तो भूलोगे, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो हमें नाम से पता चल गया कि इसके अंदर जो एलिमेंट आने चाहिए वो क्या आने चाहिए, जो नाम में लिखा है वो आएगा। नाम में लिखा है करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इवन अगर मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ाने लगूँ कि भाई यहाँ पे ये फार्मूला ऐसा नीचे ऐसा करो, यहाँ पर डिबेंचर डाल दो, आप कहोगे सर ये क्या कलयुग घोर आ गया। अब तो नाम तो आपने लिखा है करंट रेशो, ऊपर तो करंट डाल दिया, नीचे करंट क्यों नहीं डाल रहे? जब करंट है तो करंट डालो ना। ये नॉन करंट आइटम कहाँ से आ गई, इस रेशो के अंदर ये सूट कैसे कर रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये तो गलत हो गया। मैं बोलूँ यहाँ पे शेयर कैपिटल डालो, शेयर कैपिटल तो फिक्स होती है, जिंदगी भर का साथ, वो तो कभी जाती नहीं छोड़ के साथ, चाहो भी निकल जाए तो निकल नहीं सकती, जिस दिन वो निकल गई बिजनेस निकल जाएगा। शेयर कैपिटल कैसे डाल दो, कैसे वो करंट रेशो के अंदर सेट हो पाएगी? एक ही चीज़ यहाँ पे सेट हो सकती है, क्या सेट हो सकती है, करंट लायबिलिटीज। तो चाहे ना चाहे फार्मूला तो यही बनेगा, आपको नहीं भी अच्छा लग रहा तो फार्मूला तो यही बनेगा, फार्मूला तो दूसरा कोई बन नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, एक कोई स्टूडेंट लेकिन ऑब्जेक्शन कर सकता है, वो कह सकता है सर अगर इसको उल्टा करके लिखे तो, तब भी तो वही बात होगी। नहीं, अगर मैं लिखूं करंट लायबिलिटीज तब भी तो बात वही है, करंट से। रेस्टोरेंट में जितने भी होते हैं, पालक पनीर की सब्जी तो तुमने सुनी होगी, किसी रेस्टोरेंट में पनीर पालक लिखा होता है? वैसे तो बात वही है, पालक पनीर है, पनीर पालक, बात सेम नहीं है। लेकिन कभी जिंदगी में तुमने देखा हो या कहीं पे तुम सर्च करना यूट्यूब के ऊपर पनीर पालक, तो हमेशा पालक पनीर ही लिखा आएगा, पनीर पालक लिखा नजर नहीं आएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके अंदर जबकि वो सही है लेकिन वो टर्म यूज नहीं कर सकते। इवन जैसे मैं तुम्हें बैलेंस शीट ही बना के दे दूंगी, बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें पता ही है, तुम बनाते जो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट, उसमें पहले क्या चीज़ें आती हैं, पहले लायबिलिटीज और उसके बाद असेट्स। अच्छा, तुम एक बार एग्जाम में बैलेंस शीट बनाओ ऐसी, आप लिखो भाई मैं तो यहाँ पे असेट्स और यहाँ पे लायबिलिटी लिखूंगा, कैश यहाँ पे डाल दो, डेटर यहाँ पे डाल दो, मशीन यहाँ पे डाल दो, कैपिटल यहाँ पे डाल दो, क्रेडिटर यहाँ पे डाल दो। अच्छा, ऐसा करने से तुम्हारी टोटल और बैलेंस शीट टैली करेगा कि नहीं करेगा? क्यों, ये तो सेट तुमने बदल दी, लेकिन टोटल टैली एकदम सेम होगा। अच्छा, जिसके सामने जाएगी उसको भी सारी बात समझ में सेम आएगी कि अलग जाएगी? सेम, उससे पता चल जाएगा सारी बातें सेम है, सिर्फ ये तुमने इधर की उधर उधर की इधर कर दी है। अच्छा, मार्क्स देगा वो तुम्हें, सारी बात उसको समझ में आ रही है, टोटल हमारा टैली हो रहा है। अच्छा, क्या ये बैलेंस शीट गलत है? बैलेंस शीट गलत है? बैलेंस शीट ये 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है, बता दूं मैं, ये बैलेंस शीट रॉन्ग नहीं है। ठीक है, मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस डाली हुई है, देखी होंगी आपने शायद। ठीक है, अच्छा, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। साइड में आप देखते ना, जब कोई वीडियो देखते साथ में सजेस्टेड वीडियोस भी आ जाती है, तो एक बार सजेस्टेड वीडियो में मैंने ऐसे ही जब क्लिक किया तो एक फाइनल अकाउंट
कोई टीचर पढ़ा रहे थे और फाइनल अकाउंट के अंदर जो वो टीचर पढ़ा रहे थे तो वो जो बैलेंस शीट बना रहे थे वो ऐसी बैलेंस शीट बना रहे थे जो मैंने तुम्हारे सामने रखी, असेट्स पहले और लायबिलिटीज़ बाद में, ठीक है। और उसके बाद फिर जब उन्होंने बातचीत की तो फिर मेरे को पता चल गया कि ये हिंदुस्तान की बात नहीं चल रही है, वो इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर की बातें कर रहे थे। मैं समझ गया कि जो टीचर जो हैं ये इंडियन टीचर नहीं है, पाकिस्तान में टीचर है वो पढ़ा रही है, क्या वहाँ पे गलत पढ़ाया जा रहा है? बैलेंस शीट है और यहाँ से सोचो जरा तुम, डेबिट साइड में डेबिट चीज़ें ज़्यादा, असेट्स के बैलेंस कौन से होते हैं? बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस शीट बनेगी ये तो, सारे असेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, डेबिट साइड में जा रहे हैं और सारे लायबिलिटीज के बैलेंस, तुम नलायक उल्टा काम करते हो। सोचो जब तुम बैलेंस शीट बनाते हो तो उल्टा नहीं करके लिखते, तुम लायबिलिटीज को पहले लिखते हो, अरे ये तो डेबिट साइड होती है, वहाँ पे क्रेडिट बैलेंस पुट करना शुरू कर देते हो। वो कहेंगे तुम उल्टी बैलेंस शीट बनाते हो, देखो डेबिट बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में। वैसे मैं बता दूं कि ये जो हम हिंदुस्तान में उल्टा कर देते हैं उसके पीछे भी एक खास कारण है, शायद वो कारण तुम्हें ना बताओ, क्योंकि वो कारण जो क्या है वो मेरे को भी तभी पता चला जब मैंने उनकी वीडियो देखी। उससे पहले मुझे भी कारण नहीं पता था कि ये उल्टा करके बनाने से क्या फ़ायदा है। हम जो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम लायबिलिटीज़ पहले और असेट्स, डेबिट बैलेंस कहीं जा रहे हैं और क्रेडिट बैलेंस, ये एक अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट होने के कारण इसके अंदर हम बैलेंस दूसरी तरफ भी लिखे तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने अपने कल्चर के हिसाब से एक चीज़ गलत और दूसरी चीज़ सही हो जाती है, तो ध्यान रखना ये वाला फार्मूला एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि वो बिल्कुल करेक्ट है, बट हमारे कस्टम के अंदर फार्मूला आपको असेट्स और लायबिलिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, ना कि लायबिलिटीज़ एंड असेट्स का, ठीक है। भी क्लियर है। अब आ जाते हैं दूसरे फार्मूले पे। दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, क्विक रेशो। करंट रेशो का फार्मूला करंट एलिमेंट की बात कर रहा था, क्विक रेशो का फार्मूला क्विक एलिमेंट्स की बात करेगा। तो इसका फार्मूला अगर हो तो क्या होना चाहिए, क्विक असेट्स अपॉन में क्विक लायबिलिटीज। अब सबसे पहले समझते हैं कि क्विक होता क्या है। ये बात तो वह हमें पता होगी कि इसमें सारी की सारी, क्योंकि हेडिंग लिक्विडिटी है, सिर्फ करंट चीज़ों की बात होगी, नॉन करंट की बात नहीं होगी। मैं बता दूं, ये है हमारा करंट असेट्स, इसमें से ये होगा क्विक असेट्स। क्विक माने करंट असेट्स में से फास्ट चेंज होने वाली चीज, करंट असेट्स में से फास्ट होने वाली चीज, हर एक वो चीज जो क्विक असेट की कैटेगरी में आएगी 100% श्योर वो करंट असेट की कैटेगरी में भी आएगी। ऐसी कोई क्विक असेट नहीं होती जो करंट असेट भी नहीं होती, हर एक क्विक असेट करंट असेट की कैटेगरी में आती है, क्योंकि हम करंट असेट्स में से छांटने वाले हैं और 90% करंट असेट क्विक असेट बन जाएगी। कोई इक्की दुक्की एंट्री ऐसी होंगी जो यहां रह जाएंगी, और यहां रहने का मतलब ये करंट असेट तो है, क्विक नहीं है। क्विक करंट से छांटी जाती है, जो चीज करंट ही नहीं बन पाई वो जिंदगी में कभी क्विक नहीं बन सकती। मतलब नॉन करंट चीजों की बात फिर से नहीं है, करंट में भी चूजी हो गया, करंट में भी चूजी हो गया, और ऑलमोस्ट सारी करंट असेट को हम क्विक असेट में डाल देंगे, कोई इक्की दुक्की एंट्री सिर्फ छूटेगी। सेम इसी कंसेप्ट पे क्विक लायबिलिटीज भी रहती है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी करंट असेट को क्विक असेट में लेकर जाने का, किस क्राइटेरिया के बेस पे कोई क्विक असेट करंट असेट क्विक असेट बने, क्योंकि सीधी सी बात है फोकस हमें करंट असेट पे रखना है। तो पहले देख लेते हैं एक बार करंट असेट होती क्या है। याद है ना करंट असेट, बैलेंस शीट के चैप्टर में किया आपने, ठीक है। फिर से यहाँ पे वैसे लिखी हुई है करंट असेट्स, पेज नंबर 26 पे देखोगे तो लास्ट में एक हेडिंग डली हुई है करंट असेट्स। मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारी करंट असेट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर क्विक असेट कैसे छाटेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले कैश, सबको पता है ना बदलता रहता है, करंट असेट है। और बैंक भी बदलता रहता है, करंट असेट्स है। उसके बाद डेटर्स फिक्स थोड़ी होते ही, करंट असेट्स है। BR करंट असेट्स है। उसके बाद स्टॉक करंट असेट्स है, बदलता रहता है ना। और आउटस्टैंडिंग इनकम, थोड़े दिन में पैसा ले लेते हैं, करंट असेट्स है। और प्रीपेड एक्सपेंस शॉर्ट टर्म होते हैं, करंट असेट्स है। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ करंट असेट्स है। और उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी हमारे क्या है करंट। सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म है, फिक्स तो कोई आए नहीं, ठीक है जी। अब इससे बनाते हैं हम क्या, क्विक असेट छाटने के लिए आएंगे। क्या कंडीशन है किसी भी असेट के क्विक असेट बनने की, क्या कंडीशन है, बस हमें वो कंडीशन सीखनी है, फिर आपको फार्मूले की जरूरत ही नहीं है, आपको कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि ये करंट असेट्स क्विक असेट में लेनी है नहीं। इसी में से
सारी क्विक असेट निकलेंगी, बाहर से कोई कुछ नहीं आने वाला। अगर वो चीज़ करंट असेट नहीं है तो कभी ज़िंदगी में क्विक असेट भी नहीं हो सकती। क्या कंडीशन है? क्विक का मतलब फास्ट, इनमें फास्ट, इनमें फास्ट। और किस तरीके की फास्ट? इनमें वो सारी चीज़ें जिनका अगला डील, नेक्स्ट टाइम जब आप इससे डील होगा तब आपको रुपया पैसा मिलेगा, उसे बोलेंगे कि भाई तू क्विक है। अगर बीच में कोई प्रोसेस है, बीच में कोई स्टेज है, तो हम उसे क्विक से हटा देंगे। फास्ट का मतलब जो अगली बार किस में कन्वर्ट होना चाहिए? कैश में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर उसकी नेचर ऐसी है कि नेक्स्ट डील के वक्त वो कैश बन जाएगा तो आप बोलेंगे तू क्विक असेट में भी जाएगा। करंट तो तू है ही, क्विक भी आएगा। सबसे पहले कैश, कैश तो ऑलरेडी ये तो आएगा ही आएगा, और बैंक भी, ये तो दोनों ही ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में ही है, क्विक की फॉर्म में ही है। डेटर, डेटर माने ग्राहक, सामान बिक चुका है, पर्सन आइडेंटिफाइड है, हम सिर्फ वेट एंड वॉच के मूड में है कि भैया डेट आए तो पैसे मांग ले। आपको सारा काम आपका हो चुका है, सिर्फ किसका वेट कर रहे हैं? कैश कलेक्शन का। क्योंकि ये कैश कलेक्शन का ही सिर्फ वेट करे, इसका ये भी क्विक में है। करंट में तो था, क्विक में भी आएगा। अब आ जाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ग्राहकी हैं, बस उनसे हमने पर्चियाँ साइन करा रखी है। अब क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ वेट कर रहे हैं डेट आने का। जिस दिन डेट आएगी उस दिन उससे पैसे मांगने चले जाएंगे। आपको बीच में कोई और स्टेप नहीं करना, सीधा वेट करना है और उससे क्या ले लेना है? कैश। इसका मतलब भैया तुम भी अभी तक जितनी करंट असेट आई है सब किस में बदलती जा रही हैं? क्विक में भी बदल गई, वो दोनों है, करंट भी है और क्विक भी है। अब बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक पहले क्या हो सकता है? एक होता है डेटर, एक होता है स्टॉक। डेटर का मतलब माल बिक चुका है, पर्सन आइडेंटिफाई है, वैल्यू आइडेंटिफाई है, आप वेट कर रहे हैं सिर्फ पैसा लेने का। स्टॉक, स्टॉक के अंदर पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कि किस फॉर्म का स्टॉक है। वो रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वो वर्किंग प्रोग्रेस भी हो सकता है और वो फिनिश गुड भी। अगर वो हुआ वर्किंग प्रोग्रेस या रॉ मटेरियल तो मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद 1 दिन की और 100 दिन की कोई गारंटी नहीं है कि कब ग्राहक आएगा सामान लेने के लिए। सेल होने के बाद पैसा आएगा, सेल होने के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो पैसा उसी वक्त दे जाए। वो कहेगा जी मेरे को पैसा 2 महीने बाद दूंगा। डेटर, तो एक डेटर है और एक अभी स्टॉक है जो कि अभी डेटर में भी कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब हम कहेंगे भैया तू बदलता तो रहे, लेकिन तेरा अगला स्टेप कैश है, हम गारंटी से नहीं कह सकते। बाकी सबका अगला स्टेप कैश है, गारंटी से कह सकते हैं। डेटर कैश देंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैश देंगे, लेकिन तू कैश में बदलेगा तो पहले मैन्युफैक्चर होगा, क्या होगा हमें नहीं पता। तो तुझे हम करंट में तो रखते हैं, बट तुझे हम क्विक में नहीं लेकर आएंगे। तू करंट में रहेगा, क्विक में नहीं आएगा। तो पहली चीज जिसे हमने बाहर रखना है वो क्या है? स्टॉक। समय अगर रीजन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें स्टेप बाकी है। अभी तो पता भी नहीं कौन खरीदेगा इसको, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? बाकी इसमें तो सब डिफाइन। अच्छा, आउटस्टैंडिंग इनकम माने काम हो चुका है, सर्विस दी जा चुकी है और जो पैसा है बस वो लेना बाकी है। ठीक है, तो इसका ये भी कैश का वेट ही कर रहे हैं हम, ये भी कैश में आ जाएगा। क्विक है ये भी इसका मतलब। फिर है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? आपने कभी कोई काम करवाना होता है तो वो कहता है जी थोड़े एडवांस दे दो, कब से काम शुरू करेंगे। वाइट वॉश कराने है, कुछ कहेगा कि चलो थोड़ा सा सामान लेकर आना है, कुछ एडवांस दे दो, मांगते हैं। अच्छा, वो पैसा एडवांस मांगते हैं तो आगे तुम्हें वो पैसा वापस करते हैं या सर्विस देते हैं उसकी? इसका तो रास्ता ही गलत हो गया। इसका नहीं, क्विक में जाए कैसे? क्योंकि ये तो कैश की तरफ जा ही नहीं रहा, ये तो सर्विस के फॉर्म में जा रहा था। हम कहेंगे भाई तू तो रास्ते गलत चला गया, तू तो सर्विस में जा रहा है। स्टॉक भी कैश की तरफ जाता लेकिन थोड़ी देर में जाता, इसलिए बाहर निकाला, तू तो रास्ते गलत चला गया। तो इसका मतलब तू भी क्विक में शॉर्ट टर्म तो है तू, लेकिन तुझे हम क्विक असेट नहीं बोलेंगे, तुझे करंट असेट बोला करेंगे, बट तुझे क्विक असेट नहीं बोलेंगे। फिर क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटी। ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, सुबह बेचो शाम को अकाउंट में पैसे, कैश में बदल जाएगा, कुछ इसमें नहीं करना। और लोन्स एंड एडवांस किसी को दिया, वो भी आपने क्या किया? लोन तो दे दिया ना, टाइम आएगा पैसा वापस आ जाएगा। तो अगर नोटिस करोगे तो पता चलेगा सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने बाहर निकाला, बाकी सबको नीचे ले गया था। कौन कौन? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। इसको छोड़ के सारी जो करंट असेट है वो क्विक असेट भी होती है। सिर्फ 2 ऐसी करंट असेट ऐसी हैं जो क्विक असेट नहीं होती है, जिसमें एक स्टॉक होगा और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा बात आते हैं क्विक लायबिलिटीज। आप अगर लेकिन नोटिस करोगे तो आपके पास इसका एक सब्स्टिट्यूट फार्मूला भी गिवन है, जिसमें है क्विक असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसकी बात करते हैं। फार्मूला वैसे ये बेस्ट है, क्योंकि जब करंट में सारी चीज़ें करंट होगी तो क्विक में सारी चीज़ें क्विक, लेकिन क्विक हमेशा करंट में से छांट के निकाला जाता है। तो जैसे हमने करंट असेट निकाली, क्विक असेट करंट असेट में से छाटा तो क्विक असेट आई, वैसे अब करंट लायबिलिटीज आई है।
इसमें से छांट लो तो क्या आएंगी। अगर कोई आइटम करंट लायबिलिटी नहीं बन सकती तो क्विक लायबिलिटी भी नहीं बन सकती। पहले उसका करंट लायबिलिटी होना जरूरी है, तभी वो क्विक लायबिलिटी के लिए एलिजिबल हो सकती है। और कुछ एक एंट्री सिर्फ बाहर रहेंगी, बाकी सारी लायबिलिटीज़ भी क्या बन जाती हैं, क्विक लायबिलिटीज़। कौन सी ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जो क्विक लायबिलिटीज़ नहीं बन पाती हैं? ऐसी लायबिलिटीज़ जिनकी कोई फिक्स ड्यू डेट नहीं होती, हम उनको बोलते हैं कि वो क्विक लायबिलिटी की। क्विक का मतलब फास्ट पेमेंट करना। कुछ ऐसी भी पेमेंट होती है जो कि फास्ट करने की क्या उसकी कोई ड्यू डेट ही नहीं होती। बिजली का बिल आपको एक डेट पे भरना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग हो तब भी भरना पड़ता है, ये क्विक लायबिलिटी, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। स्टाफ की सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्विक लायबिलिटी है, आज नहीं दिया तो कल आपको देना पड़ेगा, इसकी एक डेट है, स्पेसिफिक टाइम है, वरना सर्विस इफेक्ट होने लगती है। लेकिन कुछ ऐसी भी पेमेंट होती है जिनकी कोई ड्यू डेट जिंदगी में होती नहीं। अच्छा, ऐसी भी कोई पेमेंट होती है, ऐसी भी लायबिलिटी जिनकी ड्यू डेट नहीं होती, मतलब पैसे दो तो दो वरना मत दो, बिल्कुल हाँ, ऐसी भी होती है। सबसे पहला बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कोई ड्यू डेट के साथ नहीं आता, पासबुक के बैंक का बैलेंस बस नेगेटिव चल रहा है, चेक जमा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बैंक उसके अंदर जो तुम्हारी क्रेडिट लिमिट है तब तक तुमसे पैसे की डिमांड, पैसे उधार देता रहेगा, उससे ब्याज चार्ज करना है, उसे जितना उधार देगा उतने पर क्या लगाएगा ब्याज। उसको ये नहीं कहेगा भैया 31 तारीख है ये बैलेंस पॉजिटिव हो जाना चाहिए, तुम्हारे को ऐसा फोर्स नहीं करता कि बैलेंस पॉजिटिव करो, तुम बैलेंस नेगेटिव छोड़ सकते हो, तुम्हारे को जितना ओवरड्राफ्ट दिया उतना तुम ओवरड्राफ्ट यूज कर सकते हो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई स्पेसिफिक ड्यू डेट नहीं होती, कभी भी आप पैसा जमा करा दो आपका बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा, कभी भी पैसा निकाल लो आपका बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक डेट के साथ नहीं आता। ये सबकी बाकी की ड्यू डेट होती है। बिजली का बिल डेट डली होती है, इस डेट तक आपको पैसा जमा कराना है, पानी का बिल डेट डली होती है, स्टाफ की सैलरी की एक फिक्स डेट होती है, 10 तारीख को सैलरी बांटनी है। बैंक ओवरड्राफ्ट की कोई ड्यू डेट नहीं होती, तो हम इसे बोलते हैं भैया ये क्विकली पेमेंट करना मस्ट नहीं है, फॉरेन पेमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, देना तो है फॉरेन। एक और चीज़, एक होता है कैश क्रेडिट, सीसी फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड तो नाम सुना ही होगा आपने। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, पैसा बैंक में नहीं है, क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर लो, क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक उधार दे देते हैं। अच्छा, उसके अंदर 1 महीने बाद आपके पास स्टेटमेंट आती है, उसमें बैंक तुमसे क्या कहता है कि पैसे दे दो। वो कहता है ऐसा जी आपने 10,000 रुपये की शॉपिंग की थी इस महीने, सिर्फ 500 रुपये आप जमा करा दो, हम खुश हैं। सिर्फ 5% मांगता है बैंक, तुम्हें पता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। वो इसके कहते हैं मिनिमम पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, लेकिन 10,000 रुपये की शॉपिंग करने के बाद मिनिमम पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, जस्ट ₹500। 95% वो तुमसे मांग ही नहीं रहा, वो कह रहा उधार रखो, उस पर ब्याज कमाएगा और चाहता है कि वो तुम ना दो पैसा, ताकि अगली बार उसके ऊपर ब्याज लगा के फिर वो तुम्हारा बिल बढ़ा करके फिर 5% मांगेगा अगली बार इंटरेस्ट लगाने के बाद। बात समझ आ रही है? तो जिस चीज़ का 95% पे ही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्या मानेंगे, इसकी कोई ड्यू नहीं। 5% को क्या मानते हैं, 95% तो ऐसा है जिसकी डिमांड ही नहीं कर रहा हूँ। हम कहते हैं भैया ये भी क्या है, कैश क्रेडिट, इस तरह की जो क्रेडिट फैसिलिटी है उनकी भी कोई ड्यू डेट नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि उसमें देना ही कितना है, 5% देना, 95% तो उधार जो मांग भी नहीं रहा वो। तो दो चीज़ों को हटा दे तो क्या बन जाएंगी, हमारी सारी करंट लायबिलिटीज़ क्विक लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, खास बात ये है कि नॉर्मली हम इस फार्मूले को फॉलो ही नहीं करेंगे, आपके लेवल पे जो फार्मूला फॉलो किया जाएगा वो ये, लेकिन ये तो भी चीटिंग है। अगर मैं इस वाले फार्मूले को यूज़ करूँ तो ये तो नाम से बिल्कुल मैच कर रहा है, इसको यूज़ करना चाहिए। मैं इस फार्मूले को ना यूज़ करके आपके लेवल पे ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। इसके पीछे क्या कारण है वो समझ ले। प्रूडेंट कंसेप्ट नाम तो सुना होगा आपने, कई बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। प्रूडेंट कंसेप्ट हमारे को वन वे ट्रैफिक की तरह होता है, एक साइड में तो अलाउड है, दूसरी साइड में डिसअलाउड है। अगर आपको फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसे प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो प्रूडेंट कंसेप्ट के फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं जी प्रूडेंट कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाओ, लायबिलिटी में पैसे मांगे ही नहीं तो क्या नीयत खराब है, देने नहीं है क्या? ठीक है, उसकी ड्यू डेट नहीं है लेकिन देने तो हैं और हमें जल्द से जल्द चुकाने पड़ेंगे, वरना ब्याज चुकाना पड़ेगा। चाहे ओवरड्राफ्ट है चाहे कैश क्रेडिट, वो बिना ब्याज के तो नहीं मिल रहा ना। तो क्यों ये मान के चलते हो कि इसकी ड्यू डेट नहीं है? सभी लायबिलिटीज क्विक लायबिलिटी होती है। मतलब वो कहते हैं कि क्विक लायबिलिटीज 100% करंट लायबिलिटी, ये सेम ही बात है, ये अलग बात ही नहीं। तो कह रहे हैं क्विक लायबिलिटी लिख लो, लेकिन हम मानेंगे नहीं क्विक लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में कोई डिफरेंस है। हम कहें फिर जब डिफरेंस नहीं माने तो कंफ्यूज भी क्यों करें, करंट लायबिलिटीज लिख देते। तो जो प्रूडेंट कंसेप्ट के फॉलोवर है वो क्विक लायबिलिटी का कंसेप्ट ही नहीं मानते कि कोई लायबिलिटी क्विक अलग होती है और करंट लायबिलिटीज अलग होती है। वो कहते हैं क्विक लायबिलिटी करंट लायबिलिटी दोनों सेम ही होती है, क्योंकि हम लायबिलिटीज को कम नहीं करते। असेट भले ही कम हो जाए
लायबिलिटीज़ को कम, लायबिलिटीज़ तो सारी देनी, तो उनकी नज़र में फार्मूला तो यही है, लेकिन क्विक लायबिलिटी उनकी नज़र में क्या है, इक्वल टू करंट लायबिलिटी, इसलिए वो कंफ्यूज ना हो कोई, इसलिए सीधा फार्मूला क्या लगता है, क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखोगे पेज नंबर 25 पर बी टाइप की रेशियो गिवन है। बी टाइप की जो रेशियो है वो एक्टिविटी रेशियो या फिर इन्हें क्या बोला गया है, टर्नओवर रेशियो नाम दिया गया है। क्या है ये टर्नओवर रेशियो, इसको एक नाम और दिया हुआ है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियोज, बिजनेस किस एक्टिविटी के लिए किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक खास प्रॉफिट एक्टिविटी में एक्टिविटी नहीं है, प्रॉफिट जो है वो रिजल्ट है, प्रॉफिट एक्टिविटी नहीं है, प्रॉफिट तो रिजल्ट है। उसको अचीव करने के लिए, उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए तुम्हें एक एक्टिविटी करनी होती है, क्या, सेल्स करनी होती है। अगर तुम सेल कर पाओगे, प्रोडक्ट बनाना, कुछ लोग कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने से प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट के लिए सेल्स होना ज़रूरी है। तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी होती है बिजनेस की, सेल्स। सारी की सारी प्लानिंग उसी एक्टिविटी को ध्यान में रख के की जाती है, उसी के लिए हिसाब से परचेज की जाती है, उसी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसी के हिसाब से स्टाफ रखा जाता है, उसी के हिसाब से शोरूम बनाया जाता है, सारी चीज़ें उसी पे बेस्ड होती है। उसी सेल्स को टर्नओवर भी बोलते हैं। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, बिजनेस के अंदर कई टर्नओवर का कई कई जगह पे अलग अलग मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर जब टर्नओवर की बात होगी, यहाँ पर जब हम टर्नओवर वर्ड यूज़ करेंगे, उसका सीधा मतलब किससे होगा, सेल्स से होगा। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि अब टर्नओवर रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, तो इसमें किससे जुड़ी बातें होंगी, सेल्स से कनेक्शन बैठाया जाएगा। जो भी आप फार्मूले इसके अंदर देखोगे उसमें जो कनेक्शन बनाया जाएगा वो किसके साथ बनाया जाएगा, सेल्स के साथ उसका लिंक जोड़ा जाएगा। वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप सेल्स के साथ लिंक कर सकते हैं, लेकिन लिंकिंग तो सेल्स के साथ होगी। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन सा फार्मूला इसमें आया है। अच्छा, इसके अंदर कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टार मार्क लगे हुए हैं। जिन फार्मूले के ऊपर स्टार मार्क लगे हुए हैं वही फार्मूले जो है वो आपके वो वाले फार्मूले आपके सिलेबस में शायद नहीं है। अब जो बाकी के फार्मूले हैं वो आपके सिलेबस में, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है लॉजिक, मैं सारे फार्मूले आपको बता रहा हूँ, क्योंकि याद करने जैसा कुछ है नहीं। आपको 4 आएंगे, लेकिन आप 40 फार्मूले खुद से भी जनरेट कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। सबसे पहले इसके अंदर है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। दूसरा फार्मूला क्या है, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। तीसरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और फिर इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो। यहाँ से आगे बात हम बाद में करेंगे, उसमें कुछ लॉजिक और ऐड होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो हम फार्मूले जनरेट कर रहे हैं उसमें सिर्फ लॉजिक की बात करेंगे, जिससे कि वो क्रिएट कैसे होगा पता चल रहा है। सबसे पहले देखो, इस फार्मूले में सेल्स से कनेक्शन बैठाने हैं, तुम्हें पता ही है, नाम में भी लिखा है फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। तो साफ साफ दोनों बातें जो हमें चाहिए वो दोनों की चीज़ों के नाम यहाँ पे गिना दिए। कनेक्शन सेल्स से बैठाना है, सभी फार्मूलों में, ये जितने भी फार्मूले आप होंगे उनमें सब में सेल्स पहले लिखी जाएगी, जितने भी फार्मूले होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले सेल्स। दूसरा फार्मूला है उसमें भी क्या लिखने वाले हैं, सेल्स। तीसरे फार्मूले भी क्या लिखने वाले हैं, सेल्स। याद करने जैसा है क्या, इसमें टर्नओवर रेशियो है तो कनेक्शन सेल्स ही होगा इसका, मशीन से, बिल्डिंग से, फंड, शेयर कैपिटल से थोड़ी होगा। दूसरा कनेक्शन किसके साथ है वो नाम में लिखा होगा तुमने, जिसके साथ नाम जुड़ा हुआ है उसी से कनेक्शन बना देंगे इसका। जैसे पहले वाले फार्मूले में क्या नाम लिखा है तुमने, फिक्स असेट, तो बिल्कुल कॉमन सेंस यहाँ पे नीचे क्या होना चाहिए, शेयर कैपिटल थोड़ी नहीं चाहिए, फिक्स असेट होनी चाहिए। नाम तुमने क्या रखा है, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो ना, तो इसके अंदर शेयर कैपिटल डिबेंचर आ ही नहीं सकता, जो नाम ने लिखा है वही चीज़ आएगी। अच्छा, फिक्स असेट की भी खास बात होती है, फिक्स वैसे तो फिक्स रहती है, लेकिन तब भी वैल्यू थोड़ी थोड़ी हर साल हम कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं हर साल, वैल्यू डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्शन लगता है तो वैल्यू तो एडजस्ट करनी पड़ती है ना। तो आप इसे फिक्स असेट को एक थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बोलोगे, नेट। समझ में आया नेट क्यों आ गया? हर चीज़ जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसकी एक वजह है, हर वो वर्ड जो मैंने इसमें मॉडिफाई किया है उसका रीज़न है। नेट लग रहा है, कारण ये डेप्शन तो लगेगा ना, तो डेप्शन तो हटा के लिखोगे ना, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, नेट फिक्स असेट्स।
अच्छा, इधर इससे कनेक्शन किसके साथ जोड़ना है इसका? अगले फार्मूले करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, तुम्हें पता है किसके साथ कनेक्शन है? फिक्स्ड एसेट के साथ जोड़ दूं इसका कनेक्शन, शेयर कैपिटल के साथ, किसके साथ? तो बताओ, ये याद करना पड़ेगा क्या? याद करके स्कूल में जाना पड़ेगा, एग्जाम में जाना पड़ेगा कि भाई ये करंट असेट टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है सेल्स डिवाइड बाय, याद करना है ये फार्मूला, याद करने लायक है ये। अगला फार्मूला क्या होना चाहिए? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो क्या कनेक्शन किसके साथ बैठा देंगे इसका? वर्किंग कैपिटल के साथ। अच्छा, बाकी चीज़ें तो तुम्हें पता है, फिक्स एसेट तुम्हें पता है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल सब फिक्स एसेट है। करंट एसेट भी तुम्हें पता है। वर्किंग कैपिटल क्या चीज़ है? वर्किंग कैपिटल हम किसको बोलते हैं? अभी तक हमने वर्किंग कैपिटल वर्ड जो है वो कभी डायरेक्टली यूज़ नहीं किया। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? चलो वर्किंग कैपिटल को छोड़ देते हैं, कैपिटल तो समझते हो ना, कैपिटल क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन जब 11th क्लास में की थी तो वहाँ पे कैपिटल एक अकाउंटिंग इक्वेशन में बैठाया भी गया था। क्या थी वो इक्वेशन? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स। अगर मैं उसी इक्वेशन को बोलूँ कि भी मुझे कैपिटल की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है? कैपिटल इक्वल टू क्या होती है? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये तो सबको पता है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन से हमने ये फार्मूला बनाया कि हमारी कैपिटल कैसे निकलती है? असेट्स में से आप अपनी लायबिलिटीज को माइनस कर दे तो क्या बच जाती है? हमारी कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? दो टाइप की हमारी कैपिटल होती है। एक कैपिटल का पोर्शन वो होता है जो कि फिक्स असेट में इन्वेस्ट किया जाता है, और एक कैपिटल का पोर्शन वो होता है जो स्टॉक में और डेटर को फाइनेंस करने में और अपना खुले हाथ में पैसे रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑनर को बिजनेस में 100% कैश लगाना पड़ता है, उसमें से कुछ % कैश वो मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर खरीदने के लिए लगाता है, और बस इसके लिए कैश चाहिए उसको। स्टॉक को अपने पास रखने के लिए भी तो कैश चाहिए। ग्राहक उधार माल लेकर जाएगा, 2 महीने बाद पैसे देगा, उसको भी तो फाइनेंस करने के लिए कैश चाहिए। और छोटे मोटे बिजली पानी के बिल भरने के लिए हाथ में भी तो कैश चाहिए, नहीं चाहिए? ये जो आपने थोड़े टाइम के लिए जो कैश रखा है उसको बोलते हैं हम अपनी वो वाली कैपिटल जो हमने किस में इन्वेस्ट की? वर्क करने में इन्वेस्ट की। तो दो टाइप की हमारी कैपिटल होती है, एक जो फिक्स असेट में लगती है और दूसरा ये जो करंट असेट्स में लगती है। जो छोटी हमारी कैपिटल है उसको क्या बोलते हैं हम? वर्किंग कैपिटल। और जो परमानेंट ब्लॉक हो जाती है उसे हम बोलते हैं अपनी फिक्स असेट वाली कैपिटल, नॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब मैं तुम्हें कैपिटल तो पूछ रहा हूँ लेकिन सारी कैपिटल नहीं पूछा। कौन सी कैपिटल पूछ रहा हूँ? वर्किंग कैपिटल, मतलब छोटी कैपिटल। फार्मूला कैसे बनेगा उसका? सेम रहेगा फार्मूला। आप कहोगे सर करंट असेट्स तो छोटी कैपिटल में कुछ उधार, सारा पैसा खुद थोड़ी लगाने की जरूरत है। जब पूरे बिजनेस में सारा पैसा हम खुद नहीं उठाते, कुछ लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। तो जब छोटी कैपिटल आपको निकालनी है तो छोटी असेट्स में से छोटी लायबिलिटीज घटा देना। क्या फार्मूला बन जाएगा? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये बड़ी कैपिटल का ही छोटा रूप है, ये बड़ी कैपिटल है उसी का छोटा रूप है। मैंने कोई नई चीज सीखनी। कैपिटल का मतलब पता था ना तुम्हें? वर्किंग कैपिटल का भी सेम ही मतलब है, बस वो बड़े और ये छोटे। बड़ी कैपिटल होती है तो कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। छोटी कैपिटल तो छोटी असेट्स माइनस छोटी लायबिलिटी। बड़ी दिवाली छोटी दिवाली काम करीब करीब सेम ही होते हैं, दिए भी जलाए जाते हैं। थोड़ी छोटी दिवाली को रंग खेलेंगे, बड़ी दिवाली को बम पटाखे छुटाएंगे, बस ये थोड़ा सा लो लेवल पे होता है काम, लेकिन काम तो सेम ही होता है। तो हमारी ये जो है ये क्या होगा? ये हमारा वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक छोटी चीज़ जो बता दूं, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर एक चीज़ और रह गई है, वह जितने भी फार्मूले हैं सब में एक ऑप्शन दी गई है। ये यहाँ पे क्या कर रही है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की क्या जरूरत है? सेल से बात बन गई है, जरूरत ही नहीं है इसकी तो। लेकिन आपने देखा होगा, इकोनॉमिक्स आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि कुछ चीज़ें, नॉट इन एवरी एस्पेक्ट, कुछ चीज़ों में सब्स्टिट्यूट इफेक्ट चल जाता है। हर एक में नहीं चलता, कुछ चीज़ों में चल जाता है। जैसे कि आपको बाई चांस टी अगर जाते हैं, आपको मार्केट में नहीं मिलती, आप उसकी जगह क्या कहेंगे? कॉफ़ी। ये थोड़ी कहेंगे अच्छा चल फिर ऐसा लस्सी का गिलास दे दे, टी नहीं है तो। टी और लस्सी का गिलास ये सब्स्टिट्यूट नहीं हुए। कहाँ तो तुम टी पे थे, कहाँ लस्सी का गिलास तुमने मांग लिया, या टी की बजाय गन्ने का जूस पिला दे फिर, तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं हुए। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? टी या कॉफ़ी। अगर तुम कोका कोला ना मिले तो पेप्सी पी लो, तो उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। अच्छा, सब्स्टिट्यूट बिल्कुल सेम होते हैं क्या? करीब करीब सेम होता है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होते। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस अगर ना सक्सेसफुल हो तो हम सेकंड पे जाते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है।
सेल्स और फिर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान से देख लेना, ये करीब करीब सेम वैल्यू होती हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो सामान सेल किया उसकी लागत, सेल है ना यहाँ पे, और यहाँ पे इसी की लागत है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ एक चीज का, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो है बीच में ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इसका अलावा आपका जवाब ये 90%, 10% से ज़्यादा कहाँ बिजनेस में कमाई होती है, 90% सेम कंटेंट है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट है। बाकी हमें यूज़ करने की जरूरत नहीं है। यूज़ तो क्या करना है हमें, टर्नओवर का मतलब सेल है तो हम कनेक्शन सेल से करेंगे, लेकिन किसी वजह से सेल्स अवेलेबल ना हो पाए तो किससे काम चला सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी काम चला सकते हैं। रीजन सर में आ गया कि ये साथ में क्या है, क्यों नहीं इसके साथ कुछ हो रहा है, क्यों नहीं फिक्सेड साथ में लगा दी। सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही टाइप की चीज़ है, बस एक चीज़ का डिफरेंस है दोनों में, वह है प्रॉफिट का।